हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, पालघर में जो दो साधुओं और एक ड्राइवर के साथ में जो घटना हुई है उसके बारे में तो आप सभी को अच्छे से जानकारी है, लेकिन उस घटना के लो पॉइंट्स मीन्स कानूनी बिंदुओं के ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार की घटना को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। मॉब मीन्स भीड़ और लिंचिंग मीन्स भीड़ के द्वारा किसी भी पर्सन की हत्या कर देना। तो मॉब लिंचिंग का मतलब है कि जब भी भीड़ तंत्र के द्वारा किसी पर्सन की हत्या कर दी जाए। दोस्तों, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रायल नहीं होती, कोई केस कोर्ट में नहीं पहुंचता, बल्कि भीड़ के द्वारा ही किसी पर्सन की अकारण ही हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर इस प्रकार से अगर घटनाएं होंगी तो उसमें मैसेज ये जाता है कि इस प्रकार के एरियो में ना तो प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ना ही पुलिस के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, ना ही लोगों में कानून का कोई भय है। लोग अपने अकॉर्डिंग ही किसी भी पर्सन की हत्या कर देते हैं। तो ये काफ़ी गलत मैसेज इससे जाता है, और इसीलिए ही इसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी की गई है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग की घटना इनइक्वलिटी के कारण होती है, और इनइक्वलिटी सोशल और इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पर हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया और फेक न्यूज़, इनके कारण भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई है उसमें भी ये एक फेक न्यूज़ फैली हुई थी काफ़ी समय से, कि वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा लूटपाट की जाती है और वहाँ पर चोरी की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और इसीलिए ही लोगों के द्वारा उस रात्रि को भी पहरा दिया जा रहा था। और ऐसे में जब साधु लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो वो भीड़ के हाथ लग गए और भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। तो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है मॉब लिंचिंग की घटनाओं में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि पालघर में जो घटना हुई उसके लो पॉइंट्स क्या क्या हैं। इस प्रकार की घटना में यहाँ पर सेक्शन 34, सेक्शन 141, सेक्शन 147, 148, 149, सेक्शन 302, सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पिनल कोड अप्लाई होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर पुलिस के द्वारा किस प्रकार से इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और कैसे कैसे एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, उनके आधार पर भी सेक्शंस अप्लाई होंगे, और उसके बाद में ही इस केस में चालान पेश किया जाएगा और उसके बाद में ट्रायल चलेगी इस केस में। दोस्तों, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि जब भी काफ़ी लोगों का अगर भीड़ समूह एकत्रित हो और वहाँ पर सभी का केवल एक ही इंटेंशन हो, तो ऐसे में जिस भी घटना को अंजाम दिया जाएगा उन लोगों के द्वारा, तो उसमें कॉमन इंटेंशन देखते हुए सभी को समान सजा दी जाती है। इसके अलावा सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पिनल कोड अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। मीन्स कहीं पर भी अगर 5 या 5 से अधिक लोग कोई गैर कानूनी कृत्य करने के लिए अगर एक साथ जमा हुए हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाती है। उसको सेक्शन 129 ऑफ CRPC में पुलिस के द्वारा सिविल फोर्स यूज करके हटाया जा सकता है। पालघर में उस समय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस के द्वारा वहाँ पर उस अनलॉफुल असेंबली और उस भीड़ को नहीं हटाया गया। पालघर की घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें यह देखा गया है कि पुलिस ने उन दोनों साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया और खुद पीछे हट गए। तो जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो वहाँ पर लोगों का अविश्वास और बढ़ जाता है पुलिस में, क्योंकि पुलिस फोर्स बनाई इसीलिए गई है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें, और जब वो लोगों को छोड़ करके अगर अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे तो ऐसे में जाहिर है कि पुलिस के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि पुलिस के द्वारा कोई हवाई फायर नहीं किया गया, इवन साधुओं को बचाने की कोई एक नाकाम कोशिश भी नहीं की गई पुलिस के द्वारा। लेकिन अब पुलिस के द्वारा यह बयान दिया गया है कि पालघर की घटना में पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो दोस्तों, पुलिस वालों को अगर पालघर में चोटें आई हैं तो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की है।
क्योंकि वहाँ पर वीडियो है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने इवन एक नाकाम कोशिश भी नहीं की उन दोनों साधुओं को और उस ड्राइवर को बचाने के लिए। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने कोई प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया। बहरहाल पुलिस की इस नाकामयाबी के ऊपर मैं काफ़ी लंबी आपसे बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन अब इसका कोई औचित्य नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मॉब लिंचिंग की इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी थी और उसमें बताया गया था कि सरकार के द्वारा भी कानून बनाया जाना चाहिए और जब तक कानून नहीं बनाया जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं कास्ट और रिलीजन के आधार पर बहुत अधिक होती हैं। हाँ, जो महाराष्ट्र में पालघर में जो घटना हुई है उसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि कोई रिलीजियस या फिर कास्ट के ऊपर कोई मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है, लेकिन जो अधिकांश मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं वो रिलीजियस आधार पर बहुत अधिक होती हैं और इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि राज्य सरकार के द्वारा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक या फिर इससे ऊपर की रैंक के होंगे उन्हें नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद में ये सभी नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर होगा। यह टास्क फोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट कलेक्ट करेगी कि किन किन लोगों के द्वारा गलत और भड़काऊ मैसेज फैलाए जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जिनके कारण मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ कलेक्ट की जाएगी टास्क फोर्स के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन्स और विलेजेस को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पर रिसेंट पास्ट में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। नोडल ऑफिसर को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में समय समय पर मीटिंग करनी होगी और उस लोकल एरिया की परिस्थितियों के बारे में जानना होगा कि वहाँ पर कोई इस प्रकार का अंदेशा तो नहीं है कि मॉब लिंचिंग की घटना हो सकती हो। दोस्तों, इसके अलावा द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मीन्स डीजीपी और द होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर और स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस हेड के साथ में समय समय पर मीटिंग करनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा यूनियन होम डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगा। इसके अलावा डीजीपी मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी को सर्कुलर जारी करेंगे सेंसिटिव एरियाज में पेट्रोलिंग करने के लिए, ताकि एसपी के द्वारा जो भी सेंसिटिव एरिया हैं जहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं रिसेंट पास्ट में हुई है या फिर होने की संभावनाएं हैं, तो वहां पर पेट्रोलिंग की जाएगी और उसका मौका मुआयना किया जाएगा एसपी के द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रेडियो, टेलीविज़न, अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जाएं। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत और भड़काऊ मैसेज और वीडियोस को रोकने की जिम्मेदारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होगी। दोस्तों, इस प्रकार की मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पिनल कोड में एफआईआर दर्ज करनी होगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इश्यू कर सकती है मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में। तो ये कुछ गाइडलाइंस इश्यू की गई कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को किस प्रकार से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटना होने के बाद में किस प्रकार की रेमेडी अपनाई जाएगी तो उसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मॉब लिंचिंग की घटनाओं की जानकारी होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। पालघर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 24 आवर्स के बाद में एफआईआर दर्ज की गई थी, तो वो भी एक पुलिस की बहुत बड़ी चूक है। वहाँ पर जहाँ भी अगर मॉब लिंचिंग की घटना होती है तो पुलिस को सूचना मिलने के तुरंत बाद ही
FIR दर्ज करनी होगी, जो भी लोकल जुरिडिक्शन होगा पुलिस का, उस पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा नोडल ऑफिसर को उस मॉब लिंचिंग की घटना की जानकारी तुरंत देनी होगी और नोडल ऑफिसर को इंश्योर करेंगे कि विक्टिम की फैमिली को उस भीड़ के द्वारा अब परेशान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा स्कीम बनाई जाएगी, जिसमें जो भी कोई विक्टिम रहा है उसकी फैमिली को राज्य सरकार उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसकी अर्निंग और उसके जो अदर रिसोर्सेज के आधार पर उसकी अर्निंग निकाली जाएगी कि वो पर्सन कितनी अर्निंग करता था, और उसके आधार पर ही कंपनसेशन देना होगा उस विक्टिम की फैमिली को। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के केसेस में कोर्ट को डे टू डे की सुनवाई करनी होगी और विदिन 6 मंथ में उसका फैसला दे देना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसमें इतना लंबा समय लग जाता है, जिसमें सबसे पहले पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसमें चालान पेश होता है, फिर कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होती है, वहाँ पर विटनेसेस ही प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में, तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के केसेस में कोर्ट को भी तुरंत एक्शन लेना होगा और विदिन 6 मंथ्स में ट्रायल कंप्लीट कर लेनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा कोर्ट में विटनेस के द्वारा और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है कि विटनेस की आइडेंटिटी को छुपाना होगा, तो फिर विटनेस की आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा। और अगर विटनेस के द्वारा अपने प्रोटेक्शन की मांग की जाती है तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जो भी लोगों के द्वारा ये मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है वो पर्सन उस विटनेस और विटनेस की फैमिली को परेशान नहीं करें। इसके अलावा विक्टिम और उसकी फैमिली को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाएगा, मीन्स फ्री में गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनके द्वारा अगर मना कर दिया जाए तो फिर ऐसे में विक्टिम और उसकी फैमिली अपना कोई प्राइवेट लॉयर भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना के केसेस में अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जाए या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के द्वारा कोई अगर गलत कदम उठाया जाए ऐसे केसेस में, तो फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बढ़ाई जाएगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसमें जांच करेगी कि उस पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने कोई गलत काम तो नहीं किया है, और ऐसा अगर पाया जाए तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ये कुछ गाइडलाइंस जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि जो भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं उनके ऊपर विराम लगाया जाए। दोस्तों, इससे पहले भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफ़ी सामने आई हैं और उसमें यही देखा गया है कि जहाँ पर जो भी रिलीजियस और कास्ट के आधार पर जो भी मेजॉरिटी है उनके द्वारा माइनॉरिटी के ऊपर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें एक मैसेज ये जाता है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर लोगों के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, और ऐसे में लोग एक जंगल राज की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर भी कहा गया है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन भी लोगों को आप जानते हैं और जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके और लोग अवेयर हों। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।